स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता आज बीएससी पार्ट 1 के विद्यार्थियों को परिवर्तनशील द्रव्यमान के किसी निकाय की गति का एग्जाम्पल रॉकेट के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने चर्चा भी करी थी कि परिवर्तनशील द्रव्यमान के किसी निकाय की गति को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उस की एप्लीकेशन या उदाहरण के रूप में हम रॉकेट की गति का अध्ययन करेंगे। रॉकेट को, जैसा इसका नाम है, हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में उड़ान के लिए रॉकेट का उपयोग किया जाता है। रॉकेट का जो सामान्य सिद्धांत है, यह जेट के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रोपल्शन पर कार्य करता है। रॉकेट की उड़ान न्यूटन की गति के तृतीय नियम और संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। रॉकेट की यदि हम बात करें तो जैसा मैंने आपको इस चित्र में प्रदर्शित किया है, एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम प्रदर्शित किया है। रॉकेट में एक कोष्ठ होता है। इस कोष्ठ में ठोस तथा द्रव के रूप में ईंधन भरा होता है। इस कोष्ठ में एक दहन कोष्ठ भी होता है। दहन कोष्ठ को हम एक नली की सहायता से दूसरे कोष्ठ से संबंधित करते हैं। रॉकेट के दहन कोष्ठ में जब ईंधन तथा ऑक्सीकोरक पदार्थ मिलकर जलना प्रारंभ करते हैं तो उनके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जब दहन कोष्ठ में अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है तो दहन कोष्ठ का दाब बहुत अधिक हो जाता है। दहन कोष्ठ का जब दाब बहुत अधिक हो जाता है तो इस दहन कोष्ठ के इस जेट से गर्म गैसें बाहर निकलती हैं, और जब गर्म गैसें इस जेट से बाहर निकलती हैं तो गर्म गैसें बहुत तीव्र गति से बाहर आती हैं, तीव्र वेग से बाहर आती है। जेट के रूप में इस तीव्र वेग से निकलने वाली गर्म गैसों के कारण ही न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार इस रॉकेट पर एक प्रतिक्रियात्मक बल लगता है, जो मैंने यहाँ एक ब्लॉक डायग्राम के तहत दिखाया है कि इस जेट के थ्रू गैसेस बाहर निकल रही हैं और इन गर्म गैसों का वेग अधिक है। इसकी वजह से जेट से बाहर निकलने के कारण ये गैसें इस रॉकेट के ऊपर एक प्रतिक्रियात्मक बल लगाती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ता है। यदि हम ये कंसीडर करें कि रॉकेट पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लगता है, अर्थात उस स्थिति में इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर अगर हम सिस्टम की बात करें तो यह सिस्टम हमारा रॉकेट है। इस रॉकेट पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि रॉकेट पर कुल संवेग जो है वो नियत रहेगा। इसलिए गैस जेट से जितने संवेग से जेट को के से निकलती है, उतना ही संवेग से रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है, और इस प्रकार रॉकेट अंतरिक्ष में आगे बढ़ता चला जाता है। यदि हम रॉकेट के सिद्धांत की बात करें तो रॉकेट के सिद्धांत के रूप में, ये हमने इस रॉकेट की कंस्ट्रक्शन की बात लिखी है इसमें, और यहां हम कंसीडर करेंगे कि रॉकेट का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में हमने कंसीडर किया कि मान लो किसी समय t पर जब हम रॉकेट के द्रव्यमान की बात करते हैं, तब रॉकेट का द्रव्यमान m है। हम रॉकेट के द्रव्यमान की उस समय बात कर रहे हैं जब रॉकेट में ईंधन पूरा भरा हुआ है, तथा किसी स्थिर निर्देश तंत्र में हमने इसका वेग लिया कि v है। सूक्ष्म समय अंतराल dt में रॉकेट से जेट के रूप में, जेट के द्वारा निकली हुई गैस का द्रव्यमान यदि हम कहें कि स्मॉल d m है, तथा प्रयोगशाला तंत्र में जो जेट के थ्रू गैसेस बाहर निकल रही हैं, उन गैसों का वेग u है। चूंकि हम जानते हैं कि जेट से
जो गर्म गैसें बाहर निकल रही हैं उनके कारण रॉकेट पर एक प्रतिक्रियात्मक बल लगता है जिससे रॉकेट आगे की दिशा में गति करता है। यदि हम गणितीय समीकरण के द्वारा या गणितीय रूप से रॉकेट के सापेक्ष जितनी भी गैसें बाहर निकल रही हैं उन गैसों की यदि हम एग्जॉस्ट वेलोसिटी को निकालें विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, देन वी कैन राइट डाउन द एग्जॉस्ट वेलोसिटी, और निर्वातक वेग जो है u is the velocity of the gases emit out from the jet and v is the velocity of rocket in the laboratory frame of reference। अर्थात प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि जेट से निकलने वाली गैसेस का हम निर्वातक वेग निकालें तो हम लिख सकते हैं Vr is equal to u minus v। You can say this is also the relative velocity of gases passing or emit out through the jet with respect to rocket। न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार हम ये निकाल चुके थे पिछले लेक्चर में कि परिवर्तनशील द्रव्यमान के लिए किसी भी रॉकेट की या किसी भी निकाय की जो गति का समीकरण है वो हम लिख सकते हैं m dv अपॉन dt इज इक्वल टू f एक्सटर्नल प्लस vr dm अपॉन dt। यहाँ पर ये जो f एक्सटर्नल है यह रॉकेट पर गुरुत्वीय बल तथा वायु प्रतिरोध के कारण लगने वाला बाह्य बल होता है, तथा Vr dm अपॉन dt जो है रॉकेट से जेट के रूप में बाहर निकलने वाली गैस जेट के कारण रॉकेट पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल होता है। यदि मान लो हम ये कंसीडर करें कि जैसे जैसे रॉकेट की ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय बल में परिवर्तन आता है, तथा अधिक ऊंचाई पर वायु प्रतिरोध को यदि हम नगण्य मान लें तो उस स्थिति में रॉकेट के ऊपर लगने वाला बाह्य बल कितने बराबर होगा, mg के बराबर होगा जो कि रॉकेट का वेग है। इसके आधार पर यदि हम हमारी पुरानी समीकरण एक को पुनः समीकरण जो एक है यहाँ हम f एक्सटर्नल की जगह हम लिख दें mg, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी m dv अपॉन dt इज इक्वल टू mg प्लस vr dm अपॉन dt। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ प्रदर्शित किया है। रॉकेट जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो रॉकेट किस वेग से जा रहा है, v वेग से जा रहा है। चूंकि Vr क्या है, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस emerging through the jet. These are in opposite direction with respect to rocket, and g is the gravitational acceleration. This is also acting in the downward direction. So by taking the dimensionally as velocity and gravitational acceleration both are the vector term, then this equation number 2 can be written as m dv upon dt is equal to minus of mg minus of Vr dm upon dt, because the all over the equation is taking in one direction, so this is in the motion of direction of the motion of rocket. So after solving this equation m से हमने डिवाइड किया तो ये इक्वेशन हमारी क्या रह गई, dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस g माइनस Vr dm अपॉन m इंटू dt। dt हमारे पास कॉमन ले लिया, so dv is equal to minus g dt minus vr dm upon dt। मान लो हमने कंसीडर किया कि जब रॉकेट की गति प्रारंभ हुई थी या रॉकेट ने उड़ना प्रारंभ किया था, समय t बराबर 0 पर रॉकेट का प्रारंभिक वेग v0 है तथा रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान m0 है। हमने m द्रव्यमान लिया था किसी समय t पर जब रॉकेट का वेग v है। जब t बराबर 0 पर रॉकेट का प्रारंभिक वेग v0 है, उस वक्त रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान हमने लिया m0। तो किसी अन्य समय पर यदि हमें रॉकेट का वेग ज्ञात करना है तो समीकरण 3 को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने समीकरण 3 को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू माइनस g dt माइनस ऑफ vr इंटीग्रल dm अपॉन m, और v इज इक्वल टू माइनस ऑफ gt माइनस vr
log m base e plus constant of integration c. Here this c is constant of integration. The value of this constant of integration can be determined by the initial condition of the system. So we consider at time t is equal to 0, the velocity of the rocket is equal to the initial velocity, that is equal to v naught, and the mass of the rocket is also equal to the initial mass, that is equal to m naught. After substituting this t is equal to 0 in equation number 4, this term becomes 0. So our c is equal to v plus v naught, v की जगह v naught, ये हमारा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चला गया. सो c इज इक्वल टू v naught plus vr log of base e m naught. After substituting this equation, the value of c in equation number 4, we have v is equal to minus gt minus vr log m plus v naught plus vr log of m naught. थोड़ा सा हमने टर्म्स को रीअरेंज किया और हमने लिखा v इज इक्वल टू v naught माइनस gt प्लस vr हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में हमारे पास आ गया log of m naught माइनस log m, और v इज इक्वल टू v naught माइनस gt प्लस vr log of base e m naught अपॉन m, और v इज इक्वल टू v naught प्लस vr log m naught अपॉन m माइनस gt. इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 से रिप्रेजेंट किया. हमने कंसीडर किया कि अंतिम वेग के लिए समय t जो है वो संपूर्ण ईंधन, अंतिम वेग कब होगा? जब संपूर्ण ईंधन रॉकेट का खत्म हो जाएगा. सो संपूर्ण ईंधन को जलने में लगने वाला समय t होगा. रॉकेट का अंतिम द्रव्यमान m है तथा v रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग होगा. समीकरण 6 से हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि यदि हमारे पास t का मान कम है, अल्प है, तो रॉकेट का वेग गुरुत्वीय बल से कम प्रभावित होगा. इसके विपरीत यदि दहन क्रिया कम धीमी होती है तो t का मान ज्यादा होगा और गुरुत्वीय बल का प्रभाव रॉकेट की गति पर बहुत अधिक पड़ेगा, जिसके कारण रॉकेट का उड़ान भरना कठिन हो जाएगा. इसलिए इन सब चीजों को जब रॉकेट की कंस्ट्रक्शन की जाती है, रॉकेट को बनाया जाता है, तब इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रॉकेट में के ईंधन में दहन की क्रिया इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वह जल्दी ही अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाए. यदि मान लो हम समीकरण 6 में गुरुत्वीय बल के प्रभाव को नगण्य मान लें तो हमारी जो माइनस जीटी वाली टर्म है वो खत्म हो जाएगी और समीकरण 6 जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा. v इज इक्वल टू v नॉट प्लस वी आर लॉग ऑफ बेस ई एम नॉट अपॉन m. यदि मान लो हम ये कंसीडर करें कि रॉकेट का प्रारंभिक वेग v नॉट 0 है तो v इज इक्वल टू वी आर लॉग ऑफ m नॉट अपॉन m हमारे पास आ जाएगा. इसका मतलब हम रॉकेट का अंतिम वेग इस समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं. अब हमने कंसीडर किया कि सिंगल स्टेज रॉकेट की साथ साथ हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं मल्टी स्टेज रॉकेट, बहुचरणी रॉकेट. एक चरणी रॉकेट के द्वारा रॉकेट के संपूर्ण ईंधन के जलने पर एक निश्चित सीमा तक ही अधिकतम वेग प्राप्त करना संभव होता है. किसी भी स्थिति में एक सिंगल स्टेज रॉकेट का उससे अधिक वेग प्राप्त करना संभव नहीं होता है. यदि हम गुरुत्वीय तथा वायु प्रतिरोध के कारण उत्पन्न बाह्य बलों को यदि हम अनुपस्थित माने तो रॉकेट का जो अंतिम वेग होगा v अंतिम, वो क्या हो जाएगा? वी आर लॉग ऑफ m नॉट अपॉन m. इसे बढ़ाने के लिए हमारे पास अंतिम वेग के मान को बढ़ाने के लिए वी आर का मान ज्यादा होना चाहिए तथा m नॉट अपॉन m इस रेशो का मान भी ज्यादा होना चाहिए. लेकिन जो भी हम रासायनिक ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं उनके प्रयोग के पश्चात यह पाया गया कि रॉकेट का जो निर्वातक वेग है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, वो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं की जा सकती है क्योंकि उससे कूलिंग जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं. उसी प्रकार v अंतिम वेग को अधिकतम प्राप्त करने के लिए m नॉट अपॉन m का मान भी अधिक होना चाहिए. लेकिन
व्यावहारिक रूप से हम देखते हैं कि m0/m का मान 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि m0/m जो रेशो है इसकी ऊपरी सीमा पर ईंधन को रखने के लिए रॉकेट का जो कवच है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सिंगल स्टेज रॉकेट का पूरा ईंधन दहन होने पर अधिकतम जो वेग है वो कितना प्राप्त होगा हमें? 2.5 log 4 base e that will be equal to 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड ही हमें प्राप्त होता है। यह वेग का जो मान है, रॉकेट का जो अंतिम वेग है, यह वेग पलायन वेग तथा पृथ्वी के निकट कक्षीय उपग्रह के लिए प्रक्षेपण वेग जो कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड है उससे बहुत कम होता है। इसलिए सिंगल स्टेज रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजना संभव नहीं होता। जब हमें रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर भेजना आवश्यक है तो हम रॉकेट के द्वारा अधिक वेग, उच्चतर वेग प्राप्त करने के लिए सिंगल स्टेज रॉकेट की बजाय हम मल्टी स्टेज रॉकेट्स का उपयोग करते हैं। मल्टी स्टेज रॉकेट्स में 2, 3 या 4 रॉकेट के चरण होते हैं। रॉकेट के उड़ान भरते समय सबसे पहले चरण का रॉकेट काम करता है। जब पहले चरण के रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह ओरिजिनल रॉकेट से अलग हो जाता है। जैसे ही वह अलग होता है तो रॉकेट का दूसरा चरण कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जब दूसरे चरण के रॉकेट का ईंधन समाप्त होता है तो वह भी रॉकेट से अलग हो जाता है और तीसरा चरण कार्य करना प्रारंभ कर देता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। रॉकेट में प्रत्येक नए चरण के कार्य प्रारंभ करने से रॉकेट में त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे रॉकेट की गति बढ़ती जाती है। इस प्रकार रॉकेट के कई चरण जोड़कर अंतिम रॉकेट के द्वारा इच्छित आवश्यक वेग प्राप्त किया जा सकता है। अतः बहुचरणीय रॉकेट के अंतिम चरण द्वारा प्राप्त अंतिम वेग उतने ही भार तथा उतनी ही मात्रा के ईंधन वाले एक सिंगल स्टेज रॉकेट की तुलना में बहुत अधिक होता है। सो आज के लिए इतना ही। बेसिकली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम विद वेरिंग मास हमने कंसीडर किया था। अगली क्लास में हम कंसीडर करेंगे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बारे में। थैंक यू।